एवरीवन। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम इस चैनल पे अपने पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम पहले तो इंडियन पॉलिटी को डिस्कस करेंगे, उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, उसके बाद एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, इन सब को डिस्कस करेंगे, फिर सेंटर, स्टेट। इस तरह से हमारा पॉलिटी का सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले इंडियन पॉलिटी को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक होगा इंडियन पॉलिटी। ठीक है, इंडियन पॉलिटी को हम देखते हैं। सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उस सब्जेक्ट की थोड़ी जानकारी ले लेनी चाहिए, जिससे कि हमें उस सब्जेक्ट का बेसिक आइडिया लग जाए। तो सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो जो पॉलिटिक्स है या पॉलिटिकल साइंस है, वह एक ग्रीक वर्ड पोलिस से आया है। ठीक है, जो वर्ड पॉलिटिक्स है वह डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड पॉलिटिक्स से, जिसका मतलब होता है कि एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। एंशियंट ग्रीस में पुराना जो ग्रीस था उसमें पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को पोलिस कहा जाता था, और उस पोलिस वर्ड से डिराइव हुआ हमारा वर्ड पॉलिटिक्स। ठीक है, अरिस्टोटल इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस इन द वेस्ट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कि फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस किसे कहा जाता है, तो अरिस्टोटल को हम फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। मनु इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर ऑफ इंडिया। अरिस्टोटल को तो फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, लेकिन इंडिया में फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर किसको कहते हैं हम? मनु को। हिज फेमस बुक मनुस्मृति मनुस्मृति इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट बुक ऑफ लॉ इन इंडिया। मनु ने एक किताब लिखी थी मनुस्मृति, जिसको कि हम क्या कहते हैं? फर्स्ट बुक ऑफ लॉ इन इंडिया। लेटर ऑन इट वाज कौटिल्य चाणक्य फॉर्मुलेटेड थिंकिंग एंड रोट अ फेमस बुक कॉल्ड अर्थशास्त्र। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अर्थशास्त्र, बहुत से एग्जाम्स में पूछ लेते हैं कि अर्थशास्त्र बुक जो है वो किसने लिखी, तो इसको लिखी है कौटिल्य ने, जिनको कि हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद अब अपने देश के बारे में पढ़ना है, इंडिया के बारे में पढ़ना है, तो हम उसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। सो इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, इज ए सोवरियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विद पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो इंडिया में कौन सा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है? पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, और इंडिया जो है एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ये सोशलिस्ट और सेकुलर। और इंडिया एक कैसा देश है? डेमोक्रेटिक यानी स्वतंत्र देश है। सेकुलर मीन्स धर्मनिरपेक्ष है। ठीक है, ऑन नवंबर 26, 1949 Constituent Assembly adopted a constitution which came into force on January 26, 1950। तो 26 जनवरी 1949 यानी 26 नवंबर 1949 को जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो संविधान सभा थी, उन्होंने हमारे देश का संविधान बना लिया। हमारा देश का संविधान बनकर तैयार हो गया, लेकिन उसको लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 यानी 26 जनवरी 1950 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसे हमने इम्प्लीमेंट किया, और इसीलिए 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे की तरह भी सेलिब्रेट करते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन। और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होता है? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं प्रेसिडेंट। जो हमारे देश के प्रेसिडेंट हैं वही हमारे हेड हैं। देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। हमारे देश में कितने स्टेट्स हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जब तेलंगाना का गठन हुआ था तो हमारे देश में राज्यों की संख्या हो गई थी 29 और केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन जब जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील कर दिया गया 2019 में, फिर जो राज्यों की संख्या है वो 28 हो गई और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो गई 8। इसलिए अभी
वर्तमान में हमारे जो स्टेट्स हैं वो 28 हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। द इंडियन लेजिस्लेचर कंप्राइजेज ऑफ द लोकसभा हाउस ऑफ पीपल एंड द राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स फॉर्मिंग बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। जो इंडियन लेजिस्लेचर है जिसके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, उसमें लोकसभा जिसको कि हम हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं एंड राज्यसभा जिसको कि हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं। ये बात याद रखिएगा कि लोकसभा को हम क्या कहते हैं, हाउस ऑफ पीपल, और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, हमारा पार्लियामेंट। ठीक है, और थोड़ी इंडिया के बारे में जानकारी लेते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ द एपेक्स बॉडी ऑफ इंडियन लीगल सिस्टम फॉलोड बाय अदर हाई कोर्ट्स एंड सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है लीगल सिस्टम में, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वह एपेक्स बॉडी है। इंडियन लीगल सिस्टम में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो एपेक्स बॉडी है। उसके बाद हाई कोर्ट्स आते हैं, देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और अदर सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं। उसके बाद जो नेशनल फ्लैग है हमारा, जिसको कि हम तिरंगा भी कहते हैं, या जो ट्राई कलर है, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो हम सब जानते हैं कि तिरंगे में सबसे टॉप पे होता है सैफरन यानी केसरिया, उसके बाद बीच में होता है सफ़ेद वाइट, और सबसे नीचे होता है हमारा ग्रीन हरा रंग। और हमने ये भी नोटिस किया है कि जो सफ़ेद होता है, सफ़ेद रंग के बीच में जो सफ़ेद पट्टी होती है उसके बीच में एक नीले रंग का चक्र भी होता है जिसको कि हम अशोक चक्र कहते हैं। और इसमें कितने तिल्लियाँ होती हैं, 24 स्पोक्स होती हैं। और इसे हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है, तो सारनाथ में जो अशोक चक्र है वहाँ से हमने उठाया है। और चलते चलते ये भी बता दूँ कि हमारे जो ट्राई कलर का रेशियो है, प्रोपोर्शन है, वो 3:2 है, 3:2 है। तो ये भी हमें याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछते हैं। ठीक है, अब एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स बिफोर 1857। अब 1857 के पहले जो एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स हुए थे उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, दिस एक्ट वॉज बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ ए कमेटी हेडेड बाय द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड नॉर्थ। तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने एक कमेटी हेड करी थी, कमेटी के चेयरमैन थे, और उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार करी जिससे कि रेगुलेटिंग एक्ट, जिसके बेस पे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को इनेक्ट किया गया। द गवर्नर ऑफ बंगाल वॉज नॉमिनेटेड एज द गवर्नर जनरल फॉर द ऑल 3 प्रेसिडेंसीज, कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास। और इस रेगुलेटिंग एक्ट का जो मेन पर्पस था वो यह था कि जो गवर्नर थे बंगाल के, उनको गवर्नर जनरल बना दिया गया तीनों प्रेसिडेंसीज का। उस टाइम पे कौन कौन से प्रेसिडेंसीज थी, कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास, और इन तीनों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स वाज द फर्स्ट सच गवर्नर जनरल अंडर दिस एक्ट। और जिनको सबसे पहले इस एक्ट के तहत जिनको सबसे पहला गवर्नर जनरल बनाया गया वो थे वारेन हेस्टिंग्स। सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड इन कैलकाटा इन 1774। सर एलिजा एम्पे वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस। और इसका दूसरा जो पर्पस था यह था कि सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया। सुप्रीम कोर्ट को कलकत्ता में इस्टेब्लिश किया गया 1774 में। ठीक है, और एलिजा एम्पे को पहला चीफ जस्टिस बनाया गया। तो ये नोट करने वाली बात है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में। इट वॉज इनेक्टेड टू इम्प्रूव रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। पिट्स इंडिया एक्ट को क्यों लाया गया, जिससे कि ये रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 जो था उसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट आया। एंड टू ब्रिंग अबाउट बेटर डिसिप्लिन इन द कंपनी सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और जो शासन था अंग्रेजी कंपनी का, जो ब्रिटिश कंपनी का जो शासन था उसमें बेटर डिसिप्लिन लाने के लिए भी इस एक्ट को लाया गया, पिट्स इंडिया एक्ट को लाया गया। A 6-member board of controllers was set up which was headed by the minister of British government। एक 6 सदस्यीय बोर्ड बनाई गई
जिसका कि हेड कौन था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के ही एक मंत्री, मिनिस्टर जो थे उस बोर्ड के हेड थे। ऑल पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज वर ऑन दिस बोर्ड वर गिवन टू दिस बोर्ड, और सारी पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस बोर्ड को दे दी गई पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। ट्रेड एंड कॉमर्स रिलेटेड इश्यूज वर अंडर द परव्यू ऑफ द कोर्ट ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, और जो अब ट्रेड एंड कॉमर्स रिलेटेड इश्यूज थे उनको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, उनके प्रीव्यू में डाल दिया गया। ठीक है, उसके बाद आया चार्टर एक्ट ऑफ 1793। इसका द मेन प्रोविजन ऑफ द प्रीवियस एक्ट्स वर कॉन्सुलेटेड इन दिस एक्ट। जो पहले के जो एक्ट्स आए थे, रेगुलेटिंग एक्ट या पिट्स इंडिया एक्ट, उनके जो मेन प्रोविजंस थे उनको भी इस एक्ट में कंसोलिडेट किया गया। कोर्ट्स वर गिवन द पावर टू इंटरप्रेट रूल्स एंड रेगुलेशन, और इसमें चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में कोर्ट्स को पावर दिया गया कि वह रूल्स और रेगुलेशन को इंटरप्रेट करें। फिर इसके बाद आया चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया केम टू एन एंड, और इसके अंदर जो ट्रेड मोनोपोली था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसका अंत हुआ। द क्रिश्चियन मिशनरीज वर अलाउड टू स्प्रेड देयर रिलीजियन इन इंडिया, और चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के अंदर जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उनको यह अनुमति दी गई कि वह अपने क्रिश्चियन धर्म को फैला सकते हैं इंडिया में, उसका प्रचार प्रसार भारत में कर सकते हैं। लोकल ऑटोनमस बॉडीज वर एम्पावर्ड टू लेवी टैक्सेस। इसके बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1833, दिस लॉ प्रोवाइडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लॉ कमीशन फॉर कंसोलिडेशन एंड कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन लॉ। इस जो चार्टर एक्ट था इसमें इन्होंने एक लॉ कमीशन के इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक प्रावधान किया। ठीक है, इन 1835 लॉर्ड मैक्यूले वॉज अपॉइंटेड एज द चेयर ऑफ फर्स्ट लॉ कमीशन, और 1833 में 1833 में चार्टर एक्ट हमारा आया था, और 1835 में लॉर्ड मैक्यूले को फर्स्ट चेयरमैन, लॉ कमीशन का फर्स्ट चेयरमैन बना दिया गया। 1833 में यह प्रस्ताव आया कि एक लॉ कमीशन का निर्माण होगा, और 1835 में लॉर्ड मैक्यूले को लॉ कमीशन का पहला चेयरमैन बना दिया गया। स्लेवरी सिस्टम इन इंडिया वाज डिक्लेयर्ड इलीगल थ्रू दिस चार्टर एक्ट एंड वाज अबोलिश्ड इन 1843। इसका दूसरा मेन पॉइंट था चार्टर एक्ट ऑफ 1833 का कि जो स्लेवरी सिस्टम थी, जो नौकरशाही थी या जो बंधुआ मजदूरी थी, उसको भारत में गैर कानूनी इलीगल करार दिया गया और इसको बैन कर दिया गया, एबोलिश कर दिया गया 1843 में। द गवर्नर जनरल गॉट फुल पावर रिगार्डिंग रेवेन्यू एंड सिंगल बजट फॉर द कंट्री वॉज प्रिपेयर्ड बाय द गवर्नर जनरल। और इसका जो अगला मेन पॉइंट था कि जो गवर्नर जनरल थे उनको फुल पावर, पूरी पावर दे दी गई रेवेन्यू के मामले में, और उन्होंने एक सिंगल बजट, पूरे देश के लिए एक बजट का प्रावधान भी आया इसी एक्ट में, जिससे कि और उस बजट को बनाएगा कौन, तो गवर्नर जनरल ही उस बजट को बनाएंगे। फॉर द फर्स्ट टाइम गवर्नर जनरल्स गवर्नमेंट वॉज नोन एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड हिज काउंसिल एज द इंडियन काउंसिल। और इसी एक्ट के तहत पहली बार जो गवर्नर जनरल थे उनको गवर्नमेंट जो था उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा गया। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट कीजिएगा। किस एक्ट के तहत जो गवर्नर जनरल गवर्नमेंट था उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा गया, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833, और उनके काउंसिल को क्या कहा गया, इंडियन काउंसिल। आगे देखते हैं। इसके बाद एक और चार्टर एक्ट आया, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। दिस एक्ट फॉलोड अ रिपोर्ट ऑफ देन गवर्नर जनरल डलहौजी। और उस वक्त जब 1850 में जब ये एक्ट आया तो उस वक्त गवर्नर जनरल कौन थे इंडिया के, डलहौजी, फॉर इम्प्रूविंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। और ये
यह भी एक्ट इसलिए आया जिससे कि जो कंपनी है उसका एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव कर दिया जाए। अ सेपरेट गवर्नर फॉर बंगाल वाज अपॉइंटेड, और इस एक्ट के तहत क्या हुआ, बंगाल को एक अलग से गवर्नर दिया गया। लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द काउंसिल वर सेपरेटली आइडेंटिफाइड, और जो लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस थे काउंसिल के, उनको अलग अलग आइडेंटिफाई किया गया। इसके बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, तो उससे पहले कुछ देख लेते हैं पॉइंट्स। तो सबसे पहले हमारा आया था रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद आया पिट्स इंडिया, देन चार्टर एक्ट, फिर उसके बाद चार्टर अगेन, उसके बाद फिर से चार्टर एक्ट। 4 चार्टर एक्ट आए थे हमारे, देख लेते हैं। चार्टर एक्ट ऑफ 1853, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 और चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1793। तो 4 चार्टर एक्ट आए थे और चारों में अलग अलग रिफॉर्म्स हुए थे, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने चार्टर एक्ट और जो लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स थे 1857 से पहले, उन सब को देखा। लास्ट में मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस डाले हैं जो कि इसी वीडियो से रिलेटेड है, और अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है, ध्यान से पढ़ा है, तो ये क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। एक बार क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूँ और आप वीडियो पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, और अगर नहीं कर पाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसके आंसर्स को डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो पहला क्वेश्चन है, हु इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस इन द वेस्ट, ठीक है, मैंने बताया। क्वेश्चन नंबर 2, ही इज़ कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर ऑफ इंडिया एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ हिज फेमस बुक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, हु इज़ द राइटर ऑफ द बुक अर्थशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, द ब्लू कलर व्हील इन द सेंटर ऑफ द ट्राई कलर और इंडियन नेशनल फ्लैग इज टेकन फ्रॉम विच प्लेस। तो पांचों क्वेश्चन जो 5-6 जो क्वेश्चन थे, ये सारे ही क्वेश्चन आसान थे और ये सारे क्वेश्चन वीडियो में हमने कवर किए हैं, तो आप आसानी से इनको सॉल्व कर पा रहे होंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, पिट्स इंडिया एक्ट वाज इनएक्टेड इन विच ईयर। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन एंड वेयर डिड द फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश। यहाँ पे वॉट है, इसको करेक्ट करके वॉज कर लीजिएगा, एक सेकेंड। करेक्ट करके यहाँ पे वॉज होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अंडर विच चार्टर एक्ट क्रिश्चियन मिशनरीज वर अलाउड टू स्प्रेड देयर रिलीजियन इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 10, हु वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ फर्स्ट लॉ कमीशन एंड इन विच ईयर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। स्लेवरी एक्ट इन इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल थ्रू विच एक्ट एंड वॉज एबोलिश्ड इन विच ईयर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वीडियो में कराया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, अंडर विच एक्ट अंडर विच एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम द गवर्नर जनरल गवर्नमेंट वाज नोन एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन भी आसानी है। क्वेश्चन नंबर 13, अंडर विच एक्ट इट वाज डिसाइडेड दैट सेपरेट गवर्नर फॉर बंगाल वाज टू बी अपॉइंटेड। तो यह 13 क्वेश्चंस थे जो कि वीडियो से रिलेटेड ही हैं और आज के टॉपिक से रिलेटेड हैं। यह क्वेश्चन डालने के पीछे मेरा मकसद यह है कि जो टॉपिक आपने पढ़ा उसकी एक प्रैक्टिस, रिवीजन के लिए प्रैक्टिस हो जाए, और इन क्वेश्चंस को अगर आप आगे भी रिवीजन करते हैं तो पूरा टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं इन क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद आपको पूरे टॉपिक का एक मोटा मोटी आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक, आगे हम कंटिन्यू करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स
आफ्टर 1857 उसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन पे आएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल पे, बाकी भी वीडियोज जा रही है सभी सब्जेक्ट्स के, देखते रहिए। थैंक यू।